बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद बशीर। स्टूडेंट C++ का हमारा कोर्स है, उसके अंदर हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही है मेमोरी एलोकेशन पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी एलोकेशन का जो पहला फंक्शन था कैलॉग, हमने उसको डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैलॉक को, कि मेमोरी एलोकेशन में जो मैलॉक फंक्शन है उसका इस्तेमाल क्या है, इसमें और कैलॉग फंक्शन में डिफरेंस क्या है, और जो इसका सिंटैक्स है या इसके अंदर जो अहम चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोग्रामिंग करनी है या इस फंक्शन का इस्तेमाल करके मेमोरी एलोकेशन करनी है। पहले इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लास्ट टॉपिक याद हो कैलॉग का, उसके अंदर मैंने कहा था कि जब हम कैलॉग फंक्शन को कॉल करेंगे या उस फंक्शन को डिक्लेयर करवाएंगे तो उसके अंदर हमने दो आर्गूमेंट उसको पास करने थे। पहला आर्गूमेंट ये था, हमने उसको बताना है कि जी हमें कितनी मेमोरी चाहिए या कितने साइज़ चाहिए, ये कह लें कितने सेल चाहिए हमें डाटा स्टोर करवाने के लिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमने उसके अंदर जो दूसरा आर्गूमेंट इस्तेमाल करना था वो ये था कि जी हमें कितने साइज़ का सेल चाहिए, कि हमने इस सेल के अंदर किस डाटा टाइप का जो कि डाटा है वो स्टोर करवाना है। तो उसको हम दो आर्गूमेंट पास करवाते थे, जिसके नतीजे में हमें वो सेल मुहैया करता था, ये एक जो चंक था हीप वो मुहैया करती थी, एक ब्लॉक मुहैया करती थी, और जिसके अंदर हम हमारे जो सेल थे उस डाटा टाइप के लिहाज से हमें मुहैया किए जाते थे। चूँकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमें ये नहीं पता कि जी कौन सी मशीन, कौन सा कंप्यूटर इंटीजर टाइप या किसी भी डाटा टाइप के लिए कितने बाइट का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम उनको डाटा टाइप का साइज़ बताने के लिए साइज़ ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे, कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके साथ में हम वो डाटा टाइप लिख देते थे कि इस डाटा टाइप का जो साइज़ बनता है उस साइज़ के लिहाज से हमें इतने सेल मुहैया किए जाएँ। अब बात करते हैं हम आज की मैलॉक फंक्शन की। तो मैलॉक फंक्शन में ये है कि उन दोनों चीज़ों के मिलाकर हमें एक चीज़ बताई जा रही है, और वो चीज़ क्या बताई जा रही है कि इसके अंदर हमने सिर्फ एक आर्गूमेंट का इस्तेमाल करना है, और वो आर्गूमेंट क्या होगा कि हमने सिर्फ उसका साइज़ बताना है कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, या आप ये कह लें कि हमको कितने साइज़ चाहिए डाटा स्टोर करवाने के लिए। तो चलिए बाकी जो चीज़ें हैं तकरीबन सेम ही है, तो इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क है, तो वो हम देखते हैं। उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, और बाकी तकरीबन ये सेम जो हमारा लास्ट टॉपिक था कैलॉग उससे मिलता जुलता ही है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लगती है तो अगर आप कैलॉग का फंक्शन आपको उसको याद है, उसकी डिटेल अच्छे से पता है, तो मैलॉग फंक्शन को समझने में आपको जो है मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर हमने कैलॉग फंक्शन को देखना है तो हमारा लास्ट टॉपिक देखें, और आपको काफ़ी अच्छे से उसका जो कंसेप्ट है वो कैलॉग का भी और मैलॉग का भी अच्छे से जो क्या क्लियर हो जाएगा, और फ़र्क सिर्फ इसमें यह आता है सिंटैक्स का। तो चलिए हम मैलॉक का सिंटैक्स देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मैलॉक फंक्शन। अब इसका सिंटैक्स जो है सेम वही है कैलॉग फंक्शन वाला, कि हम क्या करते हैं कि वाइड का कीवर्ड है, स्टार का साइन है, उसके बाद हम मैलॉक का जो कीवर्ड है हम ये यूज़ करेंगे। मैलॉक का कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ n का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में सेमीकोलन है। और इस n के अंदर हम इसको क्या चीज़ बताएंगे कि साइज़ ऑफ मेमोरी, कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, हमें सिर्फ वो उसको बताना है कि हमें जी इतनी मेमोरी चाहिए, 50 सेल चाहिए, 10 सेल चाहिए या 20 सेल चाहिए, तो हम उसको सिर्फ ये चीज़ बताएंगे कि जी हमें इतने सेल आप दे दें, तो हम अपनी जो मेमोरी एलोकेशन है वो मुकम्मल कर सकते हैं, या हम अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स वही हम लास्ट वाली एग्जांपल देखेंगे, जिसके अंदर मैंने 100 जो कि था, मैंने कहा जी हमें सेल चाहिए और उसकी जो डाटा टाइप थी वो इंटीजर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमें इसको आप ये मत समझिएगा कि अगर हमने इसको सिर्फ ये बता दिया तो हमारी जो मेमोरी एलोकेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, जिस तरह हमने कैलॉग फंक्शन के अंदर उसको ये भी बताया था कि हमें किस डाटा टाइप का जो कि सेल है वो चाहिए, वो भी हमें इसको बताना होगा। तो इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो कुछ इस तरह होगा कि फ़र्ज़ करें कि मुझे चाहिए वही 100 सेल चाहिए, तो मैं इसको क्या कहूँगा कि मैलॉक, उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि 100 सेल चाहिए। अब मैंने इसका साइज़ बताना है कि मुझे किस डाटा टाइप का मैंने डाटा स्टोर करवाना है, इसके लिए मुझे सेल दरकार हैं।
लास्ट में तो ये था कि मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के आगे बता दिया था कि साइज़ ऑफ इंटीजर। इसके अंदर भी वही चीज़ हमने बतानी है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि स्टार का साइन इस्तेमाल करेंगे। या आप ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास साइन होता है कंप्यूटर के अंदर वो हम इस्तेमाल करेंगे, और साथ में ये वही चीज़ मेंशन करेंगे कि साइज़ ऑफ, अब जिस टाइप का आप डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो यहाँ पे आप डाटा टाइप जो कि है वही करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन। तो ये हमारी जो मैलोक फंक्शन की डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है कि जी हमें आप इतने सेल मुहैया करें, और हर सेल के अंदर मैंने क्या करना है कि इंटीजर टाइप का जो डाटा है वो मैंने उसको स्टोर करवाना है, और वो सेल इंटीजर टाइप का हो, चाहे इंटीजर 2 बाइट ले, 4 बाइट ले या 8 बाइट ले, मैंने उसके अंदर इंटीजर ही स्टोर करवाना है। तो मुझे अब इंटीजर डाटा टाइप के जो सेल हैं वो मुहैया करें। अब ये चीज़ मुकम्मल हो गई, फिर हम वही चीज़ दोहराते हैं कि जी ये तो हमें मिल गया, हमने ये कहा कि जैसे ही हम मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो हीप हमें एक पॉइंटर मुहैया करती है, या हीप हमें एक पॉइंटर रिटर्न करती है जिसके अंदर हमारा पहला जो सेल होता है उसकी जो लोकेशन है उसका एड्रेस मौजूद होता है, ताकि हम उस सेल के जो एड्रेस है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना डाटा स्टोर करवा सकें। और ये भी मैंने कहा था कि जब हीप हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस मुहैया करती है तो इसका मतलब ये है कि हम एक सीक्वेंस के साथ जो कि डाटा है स्टोर करवाएंगे। यही नहीं होगा कि अगर हम एक लोकेशन नंबर 1 पे डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो दूसरा डाटा हम लोकेशन नंबर 5 पे या 7 पे या 4 पे स्टोर करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर पहला डाटा हमारा स्टोर हो रहा है लोकेशन नंबर 1 पे तो दूसरा क्या होगा लोकेशन नंबर 2 पे, और तीसरा 3 पे। इस तरह एक सीक्वेंस के साथ हम डाटा स्टोर करवाएंगे। अब वो जो हमें पॉइंटर है वो हमें पॉइंटर मिलता है जिसके अंदर एड्रेस मौजूद होता है। अब हमने उस पॉइंटर को किस तरह हैंडल करना है या उसको किस तरह इस्तेमाल करते हुए हमने अपने डाटा स्टोर करवाना है। तो चलिए हम उसको पॉइंटर को देखते हैं। मैंने अभी कहा कि जी हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं। वही बात आ गई कि वो जो हमें पॉइंटर मुहैया किया जाता है हीप की तरफ से वो एक स्पेशल टाइप का यानी कि वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना है, उसकी कास्टिंग करनी है। कास्टिंग किस लिहाज से करनी है कि उसको हमने उस डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है जिस डाटा टाइप का हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे हम इंटीजर का करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि पहले उसकी कास्टिंग किस में करेंगे, इंटीजर के अंदर। तो इसकी कास्टिंग मैं डायरेक्ट यहीं पे भी कर सकते हैं कि वो पॉइंटर वो मैं आगे आपको बता देता हूँ कि हमने उसका एड्रेस क्या करना है, एक इंटीजर पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाना है। तो आप इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करवा लें। मेरे पास एक इंटीजर पॉइंटर है और जिसका नाम मैंने ptr रख दिया है, लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं इस ptr के अंदर उस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाऊँगा जो मुझे हीप ने मुहैया किया है। अब यहाँ पे चूँकि ये जो चीज़ थी ये हम मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं और इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, उस पॉइंटर का उस लोकेशन का एड्रेस मिलेगा एक पॉइंटर के अंदर। और वो एड्रेस किस में होगा या वो पॉइंटर किस टाइप का होगा, वाइड टाइप का। उसकी मैंने क्या करनी है, कास्टिंग करनी है किस में, इंटीजर में। अगर इसकी मतलब है ये कि अगर इसमें सारे जो मैंने सिंटैक्स लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखी है, अगर इसमें सारे की कास्टिंग कर दूं इंटीजर के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि इसके नतीजे में जो मुझे एड्रेस मिलेगा या जो पॉइंटर मिलेगा उसकी टाइप कौन सी हो जाएगी, इंटीजर की। तो क्या करूँगा, यहीं पर मैं कास्टिंग कर दूँगा इंट, और साथ में यही सिंटैक्स लिख देता हूँ मैं, मैलोक। उसके बाद मुझे 100 साइज़ चाहिए मेमोरी और मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइज़ ऑफ इंटीजर। और लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये हमारी जो डिक्लेरेशन है मेमोरी एलोकेशन करने की, यहाँ पे मैंने मेमोरी को एलोकेट कर दिया है। और वो जो उसके नतीजे में हमें पहली लोकेशन का एड्रेस मिला है वो किसके अंदर चला गया, ptr के अंदर। अब इसके अंदर हम इस ptr को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो कि है उसके अंदर आगे मज़ीद जो डाटा है स्टोर करवा देंगे पहली लोकेशन पे, फिर इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, अगली लोकेशन पे चला जाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, ये अगली लोकेशन पे चला जाएगा। सबसे अहम बात जो मैंने बताई थी कि जैसे ही मेमोरी एलोकेशन हम करेंगे, मेमोरी एलोकेशन के बाद फ़ौरन आपने चेक करना है कि क्या मेरी मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल है या नहीं, क्या मेरी मेमोरी एलोकेशन हो भी गई है कि नहीं। कि सिर्फ स्टेटमेंट लेके आप उसके अंदर आगे जाके एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग शुरू कर दें कि जी मेमोरी तो मेरी रिजर्व हो गई है या एलोकेट हो गई है। तो पहले आपने चेक ये करना है कि मेमोरी एलोकेट हुई भी है कि नहीं। तो उसको चेक करने का क्या तरीका था, मैंने कहा कि जी अगर तो आपकी मेमोरी सक्सेसफुल एलोकेशन आपकी हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या है,
इस पॉइंटर के अंदर आपको सिर्फ 0 0 0 जो कि हैं मुहैया होंगी, मतलब जितने सेल आप वहाँ पे एलोकेट करेंगे, जितने सेल आपको मिलेंगे, उन सेल के अंदर ऑटोमेटिकली 0 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर आपकी एलोकेशन मुकम्मल नहीं होती किसी भी वजह से, फ़र्ज़ करें कि आपने इस 100 सेल चाहिए आपको हीप में से, लेकिन हीप के अंदर 50 सेल मौजूद है, 100 नहीं है, तो उसके नतीजे में मतलब आपको वहाँ पे मेमोरी नहीं मिलेगी। तो उसके नतीजे में वो चीज़ हमें रिटर्न ज़रूर करेगा, वो पॉइंटर रिटर्न हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें नल फ्राहम करेगा, यानी कि वह हमें नल रिटर्न करेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जी हमारी जो मेमोरी एलोकेशन है वो मुकम्मल नहीं हुई। तो अब हम इसको चेक किस तरह करेंगे कि फ़ौरन इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें कि इफ़ मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंटर है, चूँकि इसके अंदर हमें वापस जो वैल्यू मिलनी है उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी एलोकेशन मुकम्मल हुई है या नहीं। इसको मैं कहता हूँ कि जी इफ़ PTR इक्वल है नल के, चूँकि अगर तो नल उसके अंदर आया है तो इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी एलोकेशन मुकम्मल नहीं हुई। ये लगाने के बाद फ़ौरन एक मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज प्रिंट करवा दें, इससे ये चीज़ ज़ाहिर हो जाए कि हमारी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई। मैं यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ कि दी मेमोरी एलोकेशन एरर, मैं सिर्फ एरर लिख देता हूँ, एरर इन मेमोरी एलोकेशन, लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। इससे तकरीबन आपको ये जाहिर हो जाएगा कि आपने जो मेमोरी एलोकेशन की थी वो मुकम्मल नहीं हुई। अगर तो नल इसके अंदर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट कर रही है और अब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सॉरी, कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर स्टूडेंट्स हैं और हमने उनकी एज स्टोर करवानी है यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक के ज़रिए ये है कि हम डिक्लेयर करवाएं, उसके अंदर डाटा स्टोर करवा दें, लेकिन डायनामिक के अंदर क्या करेंगे, हम या तो कैलॉग का इस्तेमाल करेंगे या मैलॉग का इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करने के बाद यही चीज़ है कि हमने इस एड्रेस को यूज़ करते हुए उनके अंदर डाटा स्टोर करवाना है। अब डाटा किस तरह स्टोर करवाएंगे, देखिए, चूँकि हम ये भी चाहते हैं कि जी ये जो हमारे पास पॉइंटर एक ही हमारे पास मौजूद है, हमें यही पता है कि इस पॉइंटर के अंदर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमें मेमोरी मिली है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद है और हमने इसको इस्तेमाल करते हुए एंड तक जाना। अगर हम कहीं पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट खो देते हैं या नहीं मिलता या आगे पीछे हमारी प्रोग्रामिंग में कहीं मिक्स हो जाता है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने पहली वैल्यू कहाँ पर स्टोर करवाई थी। इसलिए सबसे बेहतर कंसेप्ट ये है कि आप एक और पॉइंटर लें इंटीजर टाइप का, इसी के साथ आप PTR2 जो क्या डिक्लेयर करवा दें और क्या करें कि इसका जो एड्रेस था वो PTR2 में जो कि करवा दें, आप कॉपी कर दें। अब क्या होगा कि PTR के अंदर हमारी जो कि इसका पहला एड्रेस है, जो पहली लोकेशन का एड्रेस है वो सेव रहेगा। अब हम आगे जाके जो भी डाटा स्टोर करवाना चाहें, लूप के अंदर इस्तेमाल करना चाहें, वो हम क्या करें कि PTR2 को इस्तेमाल करते हुए लूप के अंदर जो कि है इसके अंदर डाटा स्टोर करवाते जाएं। PTR2 के अंदर आप इंक्रीमेंट करते जाएं और डाटा स्टोर करवाते जाएं। जैसे जैसे इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे आप डाटा स्टोर करवाते जाएंगे और फिर उसके बाद आप PTR2 को ही इस्तेमाल करते हुए अपने जो डाटा को अगर डिस्प्ले करवाना चाहें, जो उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ये कह लें कि जी आपको एक वेरिएबल मिल गया है। मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इसको वेरिएबल के साथ कंपेयर, जिस तरह हमने, क्योंकि हम वेरिएबल को बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं तो हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर है कि वेरिएबल के साथ काम किस तरह करना है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल मिल गया है, इसको हमने आगे लेकर चलना है। उसके थ्रू वही आप फॉर लूप इस्तेमाल करें, वाइल लूप इस्तेमाल करें, डू वाइल लूप, जो भी करें आप, या मैनुअली आप उसके अंदर एक एक करके जो क्या डाटा स्टोर करवा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने इसी को इस्तेमाल करते हुए आगे जाके जिसके अंदर डाटा स्टोर करवाना है। जब आप प्रिंट के लिए लूप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको आसानी क्या होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो PTR2 है ये लास्ट में जा चुका होगा कि जहाँ तक हमने आखिरी वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी, यानी कि 100 करवाया तो 100 तक ये जा चुका होगा। तो हम इसको लूप किस तरह चलाएंगे कि PTR1, ये जो PTR है यहाँ से लूप स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए, यानी कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी याद है, कंडीशन जो कि थी, और लास्ट पॉइंट भी याद है कि इससे लेकर यहाँ तक हमारा लूप चलना चाहिए और इन सब चीज़ों को प्रिंट करवा दे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि मैलोक फंक्शन क्या है और इसको इस्तेमाल किस तरह करने हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये सेम बेसिकली कैलॉग फंक्शन के बराबर ही है, उससे मिलता जुलता है, फ़र्क सिर्फ इसके सिंटैक्स लिखने में है, बाकी सब काम तकरीबन 99% एक सेम ही है। 1% में सिर्फ इसकी ये जो इनिशियलाइजेशन है या इसका जो
सिंटैक्स लिखने का वो डिफरेंट है। बाकी काम ये बिल्कुल जो कि है कैलॉग फंक्शन की तरह भी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन करने के बाद एक सवाल हमारे पास जो कि जन्म लेता है सवाल जन्म ये लेता है कि फ़र्ज़ करें कि जैसे कि हमने स्टैटिक की बात की थी, स्टैटिक मेमोरी के अंदर की जी हमें साइज़ का पता है कि हम इतने साइज़ का जो डाटा डिक्लेयर करवा देते। नुकसान ये होता था कि हमारी मेमोरी ज़ाया हो जाती थी अगर हम मेमोरी सारी इस्तेमाल नहीं करते थे। डायनामिक को हमने इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम इसको बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें। फ़र्ज़ करें कि अभी मैंने आपको कहा कि जी हमारे पास 20 या 100 स्टूडेंट है और उसका हमने डाटा स्टोर करवाना है क्लास के। तो अचानक हमारी क्लास में हम डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं कि हमारी क्लास के अंदर 2-4 स्टूडेंट और आ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने इतना डाटा तो 95 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवा लिया, अब मेरे पास 5 स्टूडेंट और आ गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो क्या हम अपनी उस हीप का साइज़ जो हीप ने हमें ब्लॉक दिया था या जो हमें चंक दिया था उसका हम साइज़ बढ़ा सकते हैं या नहीं? अगर हमारा जो स्टूडेंट्स कुछ चले गए हैं या 90 रह गए हैं तो क्या मैं उसका साइज़ कम कर सकता हूं या नहीं? तो ये एक सवाल है और इसका जवाब जो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि हम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर अपनी जो मेमोरी है जो हमें मिली है उसमें कमी या बेशी कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि डायनामिक के हम मेमोरी इसलिए इस्तेमाल की ताकि हम ज़रूरत के मुताबिक उसको बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें, ताकि हमारी मेमोरी जो कि पूरी इस्तेमाल हो, मेमोरी ज़ाया ना हो। तो उसको हम इंशाल्लाह वो जो टॉपिक है हमारा वो है री एलोक का, कि री एलोकेट मेमोरी, कि मेमोरी को दोबारा से री एलोकेट करना, री एलोकेशन उसकी करना, उसको हम कहते हैं री एलोक। तो ये फंक्शन हमारा जो कि री एलोक, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि अगर हमने मेमोरी की जो हमें हीप मिली है, हीप के अंदर जो हमें ब्लॉक मिला है उसकी मेमोरी है उसको हम बढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर बढ़ा सकते हैं तो किस तरह, अगर कम कर सकते हैं तो किस तरह। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो री एलोक पे होगा। और आखिरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको प्रोग्राम या वीडियो के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि कोई किस चीज़ की अगर कमी पेशी रह गई है तो हम उसको इम्प्रूव करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आखिरी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।